बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। हम सबसे पहले आज 5 ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो आपके क्लासमेट्स ने मुझे यहाँ मैसेज करके बताए हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास इंशाल्लाह जो टाइम बचेगा उसमें हम फॉर्मेट का एक सवाल और डिस्कस करेंगे जो कम से कम 30-22 साल पहले तकरीबन आया था, बल्कि 20-22 में मैंने गलती बोल दिया। कोई आपका 28-30 साल पहले आया था, यानी 20 साल तो 2020 में हो गए ना, तो ये आया कोई 92, 93, 94 में ऐसे कभी ये सवाल आया था। 5 ईयर में आपको ये नहीं मिलेगा, तो एक सवाल है, आप उसको भी पढ़ लें, अच्छा है, सेफ साइड। और 5 ईयर में तो नहीं है, मैंने अर्ज किया फॉर्मेट में है वो, यहाँ जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है इस वक्त। तो सवाल डिस्कस कर लेंगे, चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। कल अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह एमएलगमेशन का आगाज़ करेंगे। एक एक्स्ट्रा क्लास अगर रख सके तो रख लेंगे, और एमएलगमेशन का ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क आपके हवाले कर दूंगा। और फिर इंशाअल्लाह एमएलगमेशन ख़त्म करते ही मेरी कोशिश है कि हम रमज़ान के ख़त्म होने से पहले पहले अपना एमएलगमेशन ख़त्म करके एनालिसिस भी शुरू कर लें। ये मेरी कोशिश होगी, हम जितना तेज पढ़ें, क्योंकि आप सबकी नॉलेज में है ये बात। अब तो कल मैं आपसे सिर्फ ऐसे जुबानी बात कर रहा था, अब तो नोटिफिकेशन तो खैर अभी भी कोई नहीं आया, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अनाउंस हो गया, वज़ीर आज़म ने कह दिया कि जनाब 15 जुलाई तक तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। और हाँ ये है कि सिंध के वज़ीर आज़म ने अभी तक नहीं बोला, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिंध के वज़ीर आज़म जैसे ही, अभी आपको पता है सिंध भी तो वज़ीर आज़म वाले निज़ाम पे चल रहा है, हमारे वज़ीर आज़म यहाँ के मुराद अली शाह साहब को कुछ कहेंगे तो फिर बात बनेगी। तो अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखें उसमें वो क्या कहते हैं। और वो वज़ीर आज़म तालीम जो है हमारे सईद गनी सिंध के, वो भी वज़ीर आज़म है, देखें वो क्या फैसला करते हैं। सबसे पहला ये जो मैं चाहूँगा आप सबकी हेल्प। हाँ तैमूर, वालेकुम अस्सलाम। ऑडिट पढ़ा था तो हूँ यार मैं, लेकिन इस बार जो हालात व वाक़यात हो रहे हैं ना, जैसे ये ऑनलाइन का सिलसिला है और ये जिस तरह मामला हैं, इस तरह देखें आगे अल्लाह पाक। बस मैं आपसे कल भी यही बोल रहा था, अल्लाह ताला से आफियत मांगिए सब लोग, अल्लाह ताला से रहम मांगिए, अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ फरमाए। मामला जो है अगर ये ज़ुबान खास्ता इस तरह रहेंगे तो आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऑडिटिंग तो होता भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो मैं उसमें एक हद तक आप लोगों को बता सकता हूँ, और फिर उसमें प्रैक्टिकल काम भी है, तो ये आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आराम भाई की फरमाइश सबसे पहले ले रहा हूँ मैं, हालांकि इनसे पहले भी कुछ बच्चों ने फरमाइश की है, लेकिन मैं ईयर वाइज चलूंगा। तो सबसे पहले 2009 इनकम्प्लीट लिखा है यार, हम आपको रेगुलर प्राइवेट मेंशन नहीं किया, मैं क्या करूँ। 2009 में एक आपकी क्लासमेट चाहते हैं कि कंफर्मेशन हो जाए, फिर एक और क्लासमेट चाहती है कंफर्मेशन। 2009 रेगुलर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसकी कंफर्मेशन चाहते हैं हमारे एक दोस्त। कल मुझे याद पड़ता है ये सवाल मैंने डिस्कस करना शुरू किया था, शायद आप अगर थोड़ी हेल्प कर देंगे। शोर आ रहा है मेरी आवाज़ के साथ, शोर कैसा आ रहा है। हाँ लग तो रहा है यार शोर। अच्छा अपनी आवाज़, मेरी आवाज़ आ तो तेज़ रही है ना, मेरी आवाज़ के साथ शोर इसलिए आ रहा होगा कि मैंने आवाज़ का इनपुट बढ़ाया होगा। चलो अब देखना आप सही है, अब शोर कम हुआ, सुनी शोर कम हुआ, कर हो रही है आवाज़। अच्छा क्यों हो रही है भाई। अच्छा ज़रा तुम कुछ बोलना समी, अनम्यूट करो समी अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। इसलिए हो रही है खड़खड़ कि मेरा मेरा ये भी कनेक्ट नहीं है, अब समझ आ गया। हाँ समी दोबारा बोलो, कुछ अनम्यूट करो, आवाज़ ही नहीं आ रही थी आपकी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब मेरी आवाज़ भी सही हो गई अब? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। हाँ सही है, जज़ाकल्लाह। वो आप लोग पहले बता दिया करना यार, आप लोग ऐसे तकल्लुफ़ करते हैं जैसे किसी के यहाँ शादी में आए हैं और आपको खाना नहीं मिला तो आप बस प्लेट लेके घूमते रहेंगे। अरे बंदा बोलता है भाई आवाज़ नहीं आ रही, खड़खड़ हो रही है आवाज़ में, तो मैं पहले ही देख लेता। मैं तो समझ रहा हूँ सबको आवाज़ आ रही होगी, टिका के आप खड़खड़ एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। ऐसे ना किया करें, बता दिया करें। अबे हसन तू भी भाई बहुत ही ढक्कन है यार। ये नहीं कि बोलते सर खराब हो रही है सर आवाज़, इतनी देर में बता रहा है जब शमी ने बोला। अच्छा काशान भाई कहते हैं 2009 प्राइवेट कल हो गया था। काशान भाई कल 2009 रेगुलर अगर हो गया था तो जरा हेल्प करते हैं अपने दोस्त की, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं जल्दी से। हाँ, हेल्प ये करनी है आपने अपने दोस्त की कि 2009 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 आप सब अपने सामने रख लें, और अगर सॉल्यूशन है आपके सामने तो और अच्छा हो जाएगा। और ज़रा हेल्प करते हैं अपने दोस्तों को। परचेज कंसिडरेशन इस सवाल में आपने कितने रुपए निकाली है? 7,38,000। और इसको अगर गलत ना कहूँ मैं तो कुछ इस तरह निकाला है, हेल्प कीजिएगा जनाब। यस सर। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, नंबर ऑफ शेयर बताओ काशान। 62,500। 6,25,000 रुपए के शेयर हो गए। फिर 9,500 शेयर मिले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए। 9,500 मल्टीप्लाई बाय 10, 95,000। और लिक्विडेशन के लिए खर्चा मिला 18,000 रुपए कैश की शक्ल में। तो 6,25,000, 95,000 और 18,000। जी काशान भाई, 7 लाख 7,38,000। 38,738,000। यस सर। शुक्रिया। अच्छा प्यारे बच्चों, इसके बाद आपने एंट्री जो बनाई, तो लिक्विडेटिंग कंपनी की बुक में एंट्री बनाने को बोलिए। कितना जबरदस्त, कितना प्यारा सवाल है। आमतौर पे हम एब्जॉर्ब्ड और एब्जॉर्बिंग दोनों की बुक्स में एंट्री बनाते हैं, लेकिन देखो आज के सवाल की खासियत क्या है। वो बोल रहा है सिर्फ एंट्री बना के दिखाओ, किसकी बुक में? लिक्विडेटिंग कंपनी की बुक में। तो लिक्विडेटिंग कौन सी होती है? छोटी कंपनी होती है। शाबाश, खुश रहो। जो अपने वजूद को खत्म कर रही हो, जो लिक्विडेट कर रही हो। सही है। तो इसका मतलब है सब बच्चे एंट्री बनाएंगे सिर्फ अशर कंपनी की बुक में। अगर अशर कंपनी की बुक में एंट्री बनाएंगे तो पहली एंट्री क्या बनाई है जनाब अली? पहली एंट्री बनाई है अकाउंट पेएबल डेबिट, और अमाउंट लिखी है 30,000। उसके बाद डेबिट में लिखा है रिसीवेबल फ्रॉम अबसार कंपनी 7,38,000। उसके बाद एक लाइन ड्रॉप की है। फिर क्रेडिट में लिखा है अदर एसेट 3,15,000। अब आपने डिफरेंस लिया, कितना आया पाशान? बाकी लोग लिख के बता दें। 4,53,000। ये 4,53,000 का नाम क्या रखा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे। वेरी गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों, सेकंड एंट्री में आपने कहा शेयर्स इन अबसार कंपनी क्रेडिट डेबिट, और 6,25,000 और 95,000, ये हो गए 7,20,000। सही है। और कैश डेबिट यस सर। 18,000, कैश डेबिट 18,000 और रिसीवेबल फ्रॉम अबसार क्रेडिट 7,38,000। तीसरी एंट्री में सब बच्चों ने क्या एंट्री बनाई? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को सेटल कर दिया, वो जो शेयर लिए थे। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डेबिट 90,000 और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 और शेयर्स इन अबसार कंपनी क्रेडिट 95,000। फोर्थ एंट्री आपने बनाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट 18,000। फिर फिफ्थ एंट्री में आपने शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज कुछ यूं किया। आपने कहा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट 5,00,000, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट 45,000। और वो रियलाइजेशन जो पहली बार एंट्री में क्रेडिट में आया था 4,53,000, वो एंट्री नंबर 3 में डेबिट हुआ है 5,000 से। एंट्री नंबर 4 में डेबिट हुआ है 18,000 से। तो 18 और 5 बने 23। 453 में से 23 माइनस कर दें तो बच गया 4,30,000 क्रेडिट साइड पर। खत्म करने के लिए सबने इसे डेबिट में लिखा। सही है काशान यहाँ तक? यस सर। इसके बाद क्रेडिट में आ गया शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट बताओ कितनी आई?
9,75,000। 9,75,000। यस सर। फिर आपने कहा पहला, फिर आपने शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कर दिया, शेयर्स इन अब्सार कंपनी क्रेडिट किए 6,25,000 और बाकी कैश की अमाउंट डिफरेंस की काशान की खूबसूरत आवाज में 3,50,000। 3,50,000। सबके पास यही है? सर ये नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे कैश का फाइनल बैलेंस जो लिखा जाएगा एंट्री में वो पूछ रहा हूँ। सर वो यहाँ से मेरे दोनों में डिफरेंस देने के बाद 3,50,000 आ रहा था, तो यहाँ पे भी 3,50,000 लिखा हुआ है। सही है सही है, तो 350 से बैलेंस हो रही है ना एंट्री? यस सर। सही है, यानी जितना कैश था वो बढ़ गया, जो कैश आया था बड़ी कंपनी से वो लिक्विडेशन के खर्चों में अदा हो गया, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, चलें आगे बढ़े मजीद। यस सर। अगला जो फरमाइश आई थी हमारे पास वो आई थी जनाब आली वर्दा की। वर्दा ने कहा 2004 रेगुलर कंफर्म करना है, फिर 2002 और 98 मिनल की फरमाइश है। 2004 रेगुलर पे आ जाइए सर पूरी ऑफ क्लास। कर दूं मैं? हाँ हाँ थैंक यू। 2004 रेगुलर, 4 रेगुलर पे आ जाओ प्यारे बच्चों। आप अनम्यूट रख सकते हैं। सर आपकी आवाज खराब हो गई। हाँ भाई काशान आवाज आ गई ना? सही, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि बैकग्राउंड की आवाजें जो है ना वो डिस्टर्ब करती हैं असल में। अब सही है ना? आवाज लिख के भेज दो। यस सर, अभी सही है, टिका के आ रही है। हाँ तो बस मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा आप अनम्यूट रख सकते, कोई इशू नहीं। 2004 रेगुलर पे अगर आ गई हो क्लास तो ये सवाल देख लेते हैं हम मिलजुल के। वर्दा ने फरमाइश की, कुछ ना कुछ तो खास होगा इसमें। 4 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर अल्लाह अकबर 5। 4 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 5। कोमल बेटा कौन सी लास्ट एंट्री बता दूं मेरा बच्चा? ये तो बताओ, 2004 रेगुलर की या जो ईयर हम डिस्कस कर रहे थे? यार बहुत देर लगाते हो आप लोग। चलो अभी कोमल लिख रही होगी सोच के। हम जो डिस्कस कर रहे थे उसकी आखिरी एंट्री थी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 7 लाख, नहीं सॉरी 9,50,000। नहीं कितना था काशान? 9,75,000। 9,75,000। और फिर क्रेडिट में आया था शेयर्स इन अब्सार कंपनी क्रेडिट 6,25,000 और कैश क्रेडिट आया था 3,50,000। ये आखिरी एंट्री थी मेरा बेटा। सही है, आगे बढ़ूं? शहरियार भाई बहुत दिनों के बाद नजर आए। शहरियार भाई पहले अशरे में तो आप गायब ही हो गए थे, मैं समझा पूरे रमजान गायब रहेंगे। सब खैरियत है शहरियार भाई? पूरा पहला अशरा आप गायब ही रहे तकरीबन। मैं तो समझ रहा था पूरे रमजान गायब रहेंगे आप। सर खैरियत है सब? कम से कम कोई लिख के, कोई अनम्यूट करके जवाब ववाब तो दें। आपको पता है हम तो क्लास में नहीं छोड़ते थे, तो यहाँ पे कैसे छोड़ेंगे? हाँ तो कहाँ थे सर? पहले पूरा अशरा आपने क्या किया? सब खैरियत थी? अच्छा काम कंप्लीट नहीं था, तो इस चक्कर में ये चैप्टर छोड़ दिया क्या मैं ये समझूं? तो अगला चैप्टर भी छूट जाएगा, आपको पता है ये बात। उनैन ने पूरी जान मार के कोशिश करके कुछ ना कुछ किया है। उनैन ने न्यूली ज्वाइन किया था क्लास को, समी ने ज्वाइन किया था। सही है, तो इन लोगों ने कोशिश करके कर लिया। बेटा शहरियार आप तो पहले से पढ़ रहे थे, ये बहुत गलत बात है। मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। ये आपका तर्ज अमल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये बिल्कुल इंतहाई नामुनासिब अंदाज है। ये इस तरह पढ़ाई नहीं होती। आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे बात करें, मुझे मैसेज करके पूछें,
लेकिन आपने स्ट्रेट क्लासेस छोड़ दी, बहुत गलत बात। 2004 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूँ। बैलेंस शीट ऑफ माहिन लिमिटेड जून 30 2004 को कुछ यूं है कि उसमें कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। मुझे कोई ऐसा नाम नजर नहीं आया जिसको पढ़ के मैं रुकूं और बोलूं यार ये बड़ा मुश्किल नाम है। लायबिलिटी एंड इक्विटी में शेयर कैपिटल 35 लाख रुपए, 5% डिवेंचर 5 लाख रुपए, अकाउंट पेबल, मशीनरी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर का दिया हुआ और रिटेन अर्निंग का बैलेंस दिया हुआ। इसमें भी मुझे कोई ऐसा नाम नजर नहीं आया कि जिसको पढ़ के मैं बोलूँ वाह भाई बहुत ही मुश्किल नाम है, ये तो अजीब व गरीब नाम है, समझ नहीं आ रहा। ऐसा भी मुझे कुछ नजर नहीं आया। ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि on that date the company was absorbed by Afzal Limited। माहिन लिमिटेड का अफजल लिमिटेड absorb कर रहा है all assets except cash and account payable were taken over at book value। तमाम एसेट और अकाउंट पेबल को बुक वैल्यू पर टेक ओवर कर लिया गया। डिवेंचर को रिडीम कर दिया, वापस कर दिया डिवेंचर के पैसे माहिन लिमिटेड ने। The purchase consideration was satisfied by allotment of 4 share of ₹10 each in Afzal Limited at market value 12.5 for every 5 shares in Mahin Limited, and the balance paid in cash। Mahin Limited paid off the debenture with redemption premium at ₹10, also paid 15,000 for liquidation expense। आज सब बच्चे मुझे लिखकर बताएंगे, तकरीबन मुझे और शरख्तर को, शरख्तर साहब हैं, तो साहब अगर हैं तो उनको हटा के और मुझे हटा के 15 लोग क्लास में मौजूद हैं। नहीं, अख्तर साहब भी नहीं है, तो इसका मतलब 16 स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं। आप 16 स्टूडेंट मुझे लिख के भेजें। 16 में से 1-2 स्टूडेंट जिन्होंने काम नहीं किया वो 9 लिख के भेज दें। बाकी लोग मुझे 2004 देख के बताएं। आपने काम नहीं किया हो ना तो कोई बात नहीं, मैं कौन सा आपसे कह रहा हूँ कि आप काम करके दिखाएं। आप सवाल पढ़ के अगर पहचानने की सलाहियत रखते हैं तो इसका मतलब है आपको काम करना आ गया, और यही वो कॉन्फिडेंस लेवल है जो बिल्ड हो जाएगा तो आप सवालात को हैंडल कर सकेंगे, आप सवालात अटेम्प्ट कर सकेंगे। मेरा बच्चा मुझे सिर्फ ये बताओ, इसमें रिक्वायर्ड ए में उसने एहसान अजीम फरमाया, बोला परचेज कंसिडरेशन निकालो। आज परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगी? क्या मैं सिर्फ शेयर्स लिख दूं? तो मसला ये, शेयर लिखूंगा तो बाकी अमाउंट कैश की तो दी भी नहीं है, तो फिर आज कैसे निकालूं परचेज कंसिडरेशन? कौन सा अंदाज इख्तियार करना पड़ेगा? वेरी गुड कोमल। नहीं आसान भाई, माजरत चाहूंगा। अलायना वेरी गुड। तमाम लोगों के जवाबात में पढ़ रहा हूँ। नहीं उनैन भाई। मरियम परवेज क्लोज आंसर है। आयशा नहीं। मिनल ठीक, काशान ठीक, वर्दा ठीक। मैंने बोला जिन्हें नहीं पता वो 9 लिख के भेज दें, ताकि कम से कम मैं सारे लोगों के नाम गिन के ये देख सकूं कि हाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब लोग, या मैं नाम ले लेके बोलूं कि भाई आपका जवाब नहीं आया। जी आराम साहब, ये भी एक अंदाज हो सकता है। सही है इकरा। तैमूर साहब के लिए और समी के लिए क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि इस सवाल में परचेज कंसिडरेशन निकालनी है। परचेज कंसिडरेशन निकालने के अंदाज क्या हैं, मैं इसे रिकॉल कर सकता हूँ। एक, जब वो खुद हमें बता दे कि इतने शेयर दिए और इतना कैश दिया तो हम उसे लिखकर टोटल करके दिखा देते हैं, वो भी एक परचेज कंसिडरेशन मालूम करने का अंदाज है टोटल। एक परचेज कंसिडरेशन ऐसे निकाली जाती है कि वो कह रहे हैं इतने रुपए के शेयर दिए और बाकी का कैश दिया। अबे तो बाकी कितना कैश दिया, तो इसके लिए हमें कंपनी की क्या पता होनी चाहिए? जी तैमूर, जी समी, आप दोनों से मुखातिब हूँ और किसी से थोड़ी पूछा है। लिख के जवाब दे दें, अनम्यूट करके बता दें। अगर वो बोल रहा है इतने रुपए के शेयर दे रहे हैं हम छोटी कंपनी को और बाकी का कैश दे रहे हैं, तो कितना कैश दे रहे होंगे? शेयर और कैश मिला के किसके बराबर दे रहे होंगे हम? आसान जवाब यह है कि जितने की हम चीजें ले रहे होंगे उतने ही रुपए बुक वैल्यू के बराबर, यानी जो उनके सामान की वैल्यू बनती है। नेट वर्थ पता होनी चाहिए। नेट वर्थ किन चीजों की? जिन चीजों को टेक ओवर किया है।
अरहम भाई, आपसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, तो अब मैं वो इख्तिलाफ को जाहिर कर देता हूं। बात यह है जनाब अली, अपना मोहतरम अरहम साहब, आपने बोला सर शेयर होल्डर इक्विटी से, सब बच्चे बोल रहे थे एसेट माइनस लायबिलिटी, आपने बोला शेयर होल्डर इक्विटी। शायद अरहम भाई ये भूल गए, मैं उन्हें याद दिला दूं कि हर सवाल में एसेट माइनस लायबिलिटी शेयर होल्डर इक्विटी के बराबर होती है, लेकिन हर सवाल में एसेट माइनस लायबिलिटी नेट वर्थ के बराबर शेयर होल्डर इक्विटी नहीं होती। सर क्यों? अगर आप क्यों कह रहे हैं तो आपके लिए क्यों का जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि अगर वो सारे एसेट और लायबिलिटी को टेक ओवर नहीं कर रही बड़ी कंपनी, तो यकीनन नेट वर्थ बुक वैल्यू शेयर होल्डर इक्विटी के बराबर नहीं बनेगी। अगर अरहम ने आज शेयर होल्डर इक्विटी की मदद से नेट वर्थ निकालने की कोशिश की, तो नेट वर्थ आएगी अलग, और जिस तरह हम निकालेंगे वो होगी अलग। रीजन ये कि जनाब अली, आज सवाल में अगर आप गौर से देखें तो उसने कहा ऑल एसेट्स एंड एक्सेप्ट कैश एंड अकाउंट पेबल वर टेकन ओवर एट बुक वैल्यूज। तमाम एसेट्स और अकाउंट पेबल यानी कैश छोड़कर और लायबिलिटी में डिबेंचर छोड़कर बाकी चीजों को टेक ओवर किया है। तो इसका मतलब है सारे एसेट भी टेक ओवर नहीं हुए, सारी लायबिलिटी भी टेक ओवर नहीं हुई। जब सारे एसेट सारी लायबिलिटी टेक ओवर नहीं हुई, तो मेरे बच्चों शेयर होल्डर इक्विटी के बराबर नहीं हो सकती। ये अरहम के लिए खास तौर पर बोला, अल्लाह करे अरहम ने बात को सुना। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद तो फिर आज सब बच्चों ने कैसे निकाले परचेज कंसिडरेशन, अब मैं बोल रहा हूँ, आप चेक करेंगे जिन्होंने काम किया है। वर्दा जवाब देंगे आखिर में, क्योंकि वर्दा ने ये सवाल किया था। यकीनन उन्होंने काम किया होगा या दिमाग में कुछ सोचा हुआ होगा। अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 350, प्लांट एंड मशीनरी 1850 में से 1,90,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, या 1850 ही लिख लो, बिल्डिंग 1550 लिख लो, फर्नीचर 725 लिख लो। अब इसमें से लेस कर दो अकाउंट पेबल 3,18,000, लेस कर दो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी, बिल्डिंग फर्नीचर का 190, 160 और 72,500। है कोई बच्चा जो मुझे नेट वर्थ बताए, परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट बताए जो निकली 40,34,500, 40,34,500, 40,34,500। वर्दा का जवाब नहीं आया। वर्दा काम किया हुआ तुमने? तो जवाब देना है ना बेटा। 40,34,500। अब इसमें से लेस कर दीजिए। अब गौर से सुनेंगे वो तमाम खूबसूरत लोग जो कह रहे थे परचेज कंसिडरेशन न्यू नंबर ऑफ शेयर से निकलेगी। अबे भाई, परचेज कंसिडरेशन आज बुक वैल्यू के बराबर है, पहले बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और बुक वैल्यू ये है 40,34,500। और ये कैसे निकली? तो आप लोगों का नशा नहीं टूटता है, मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं कितना सख्त नशा करते हैं आप लोग। ये मैं आपको शेयर करवा देता हूँ स्क्रीन, ये आ गई। पता नहीं आप लोगों को मैं रेफरेंस दे दे के ना थक गया हूँ, रेफरेंस याद ही नहीं रखते, ऐसे अजीमुल मफरूज लोग हैं। एक अंदाज ये है परचेज कंसिडरेशन निकालने का, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन आ गई। ठीक है, एक अंदाज ये होता है कि वो लमसम, वो एग्रीड वैल्यू कहता है, फिर हम एग्रीड वैल्यू लेकर जो चीजें हैं उनकी वैल्यू लिखकर माइनस करते हैं तो परचेज कंसिडरेशन निकलती है। और एक अंदाज ये कि वो लमसम तरीके से बोलता है बस इतने रुपए के शेयर दिए, इतने रुपए के शेयर दिए और इतने रुपए कैश दिया, इतने शेयर के बदले में इतने न्यू नंबर ऑफ शेयर दिए तो ये शेयर दिए। ये सारे अंदाज हैं। अब आपने अगर अभी तक इस लेक्चर को उठा के देखा ही नहीं है, इसकी वीडियो ही नहीं देखी है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई आपके लिए। आप मुझसे हेल्प मांगेंगे तो मैं हेल्प करूंगा, बगैर मदद के तो कोई भी मदद नहीं करता, बगैर मांगे, बगैर बोले। आप मुझसे बोले नहीं और हेल्प एक्सपेक्ट करें तो ऐसे नहीं हो सकता। बात यह है कि भाई आज इस सवाल में भी आपको परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालनी है, मैंने आपको एक सवाल भी दिखाया था लास्ट क्लास में, मुझे याद है अच्छे तरीके से। ये सवाल था, इसमें भी परचेज कंसिडरेशन हमने कैसे निकाली थी, ये था आई थिंक। चलिए जी, आखिरी के मिनट चलने शुरू हो जाते हैं। ये मीटिंग खत्म होगी तो दूसरी मीटिंग शुरू करेंगे। अच्छा,
सही हो गई आवाज? अब सही हो गई आवाज? ओके, तो प्यारे बच्चों, बस आखिरी बात इस सवाल की करके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि 2 सवाल इसके बाद और बाकी हैं जो अभी पूछे गए मुझसे। सवाल आगे पीछे हो गया मुझसे जी। 4034,500 ये कैसे आया है? तमाम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, तमाम वो एसेट जिसे बड़ी कंपनी टेक ओवर कर रही है उसमें से लेस कर दीजिए अकाउंट पेबल को, क्योंकि वो भी टेक ओवर कर रही है। सही है? और कोई कहता है सर ये कहाँ लिखा होता है, तो भाई उससे मौदवाना दरखास्त है। क्वेश्चन 5 का नीचे जाके पहला पॉइंट पढ़े, वहां लिखा है ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश एंड अकाउंट पेबल वर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। तमाम एसेट को ले लिया गया कैश के अलावा, सही है, और अकाउंट पेबल को ले लिया गया मौजूदा कीमत पर। तो भाई सबकी मौजूदा कीमत ऊपर दी हुई है, एग्रीड होती तो एग्रीड वैल्यू लिखता। सबको एसेट को लिखो, मैंने सबकी अमाउंट भी बोली थी, और फिर लेस कर दो अकाउंट पेबल और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। 4034,500 आ गया। इसका नाम है परचेज कंसिडरेशन जो निकला है। सही है? अब इसमें से क्या करना है, मैं आपको सवाल देख रहा हूँ जो मैंने आपको करवाया था एक बार, मुझे इस वक्त मिल नहीं रहा इत्तेफाक से। उसमें से फिर आप क्या करते हैं, लेस करते हैं। शायद ये सवाल है, कहाँ चला गया, कम वक्त मिल नहीं रहा, जिसमें हमने शेयर परचेज कंसिडरेशन निकाल के उसमें से लेस किया था जितने रुपए के शेयर। हाँ ये रहा परचेज कंसिडरेशन निकाल के, यानी आप इसको समझने क्या बताया मुझे, 4034,500। अगर ये अमाउंट है तो इसमें से लेस करते हैं जितने शेयर मिलना है। अब शेयर कितने मिलने हैं, तो लिखा है शेयर मिलेंगे 5 शेयर, बल्कि मिलेंगे कितने शेयर, 4 शेयर। 5 शेयर के बदले में 12.5 रुपए वाले। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर जाके देखते हैं नंबर ऑफ शेयर। 3,50,000 शेयर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3,50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय मिलेंगे 4 डिवाइडेड बाय 5। 5 के बदले में ये न्यू नंबर ऑफ शेयर आ गए 2,80,000। 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय हर शेयर होगा 12 रुपए 50 पैसे वाला, तो 35 लाख रुपए के शेयर मिलेंगे। तो अगर इतने के शेयर मिलेंगे तो बाकी का क्या मिलेगा, आप बहुत समझदार हैं। 5,34,500 का कैश मिलेगा। अगर आपको समझ नहीं आया बेफिक्र होके पूछ लें। ये आपके सामने मैंने परचेज कंसिडरेशन निकाल दी है, ये कौन सा, और ये अमाउंट कैसे निकली है, 4034,500। तमाम एसेट ऊपर जो लिखे हैं वो लिखे हैं, अकाउंट पेबल लिखे हैं, और तमाम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखे हैं। मैंने नाम लेके बताई है सारी चीजें। अगर मुझे बताना नहीं होता तो मैं यहाँ करके एक काम दिखा देता। अब जैसे आप कंफर्टेबल हो, इसके बाद बस अब आप एंट्री समाप्त फरमा लें फटाफट जल्दी से, ताकि फिर हम अगले सवाल पे जा सकें। ये टाइम खत्म होने से पहले इसकी एंट्रीज। पहली एंट्री मेरे मुताबिक रिसीवेबल फ्रॉम अफजल 4034,500। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर और अकाउंट पेबल डेबिट। अमाउंट 190, 160, 72,000 और 3,18,000। एक लाइन ड्रॉप करने के बाद पहला क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 3,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 18,50,000, बिल्डिंग 15,50,000, फर्नीचर 7,25,000। जिसने काम किया हुआ है वो बता दे, जिसने नहीं किया हुआ जो साथ साथ करने की कोशिश कर रहा है, मेरे डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ है, वो मुझे पता है डिफरेंस डेबिट में आया या क्रेडिट में, रियलाइजेशन डेबिट में, क्रेडिट में, और अमाउंट। जल्दी, अगर कोई साथ साथ कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, रियलाइजेशन नहीं आया, क्यों नहीं आया, चले मैं ही बता देता हूँ। आप लोगों को पता है, मैं कल भी बता चुका हूँ, ये इत्तेफाक की बात है, कल भी एक ऐसा सवाल किया था। आज जो कुछ मिला है वो मिला है औकात के बराबर, नेट एसेट के बराबर। नेट एसेट के बराबर है परचेज कंसिडरेशन। तो जब नेट एसेट के बराबर परचेज कंसिडरेशन हो तो फिर रियलाइजेशन का अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता, यानी फायदा नुकसान नहीं होता। इसके बाद सेकेंड एंट्री समाप्त फरमाइए। शेयर्स इन अफजल लिमिटेड डेबिट 35 लाख, कैश डेबिट 5,34,500, रिसीवेबल फ्रॉम अफजल लिमिटेड क्रेडिट 40,34,500। तीसरी एंट्री मेरे मुताबिक आपने बनाई, डिवेंचर पेबल डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट।
फिर बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा सब लोग। अब डिवेंचर पेबल डेबिट 5 लाख, और कहता है डिवेंचर को पे किया माहीन ने विद रिडेम्पशन प्रीमियम एट ₹10 ईच, एट ₹10, 10 रुपए प्रीमियम दिया। तो सबसे पहले मुझे आप जल्दी से लिख के भेजें डिवेंचर की तादाद, तादाद लिख के भेजें फटाफट, टाइम नहीं है। डिवेंचर की तादाद लिख के भेजिए, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। शाबाश, एक एक जवाब आया यार, अभी तक इतनी देर लगा रहे हैं आप। 2 3 4 5 6 चलें जी, 6 लोगों ने भेज दिया, मेरी हिम्मत बांधने के लिए इतना काफी है। 7 हो गए, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय, अब वापसी पे 100 रुपए के हिसाब से देना है, वापसी पर 110 के हिसाब से। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 110 बना 5,50,000। सही है। तो एंट्री समाप्त फरमाइएगा। रियलाइजेशन अपना डिवेंचर पेबल डेबिट 5 लाख, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 50,000 और कैश क्रेडिट 5,50,000। अगली एंट्री समाप्त फरमाएं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट 15,000, ये लिक्विडेशन का खर्चा अदा किया है माहीन लिमिटेड ने। इसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी क्लोज कर देते हैं फटाफट। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट 35 लाख, रिटेन अर्निंग डेबिट 2,34,500। रियलाइजेशन पहली एंट्री में आया नहीं था, दूसरी में आया नहीं, तीसरी में डेबिट में आया, चौथी में डेबिट में आया, तीसरी में डेबिट में आया 50,000, चौथी में डेबिट में आया 15,000, डेबिट में 65,000 है। क्लोज करने के लिए क्रेडिट में 65,000 लिख दिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्रेडिट में रियलाइजेशन 65,000 आया। कोई बच्चा मुझे शेयर होल्डर अकाउंट भेजेगा, क्रेडिट कितने से होगा? शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट कितने से करूं? फाइनली शेयर होल्डर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 3669500, 3669500। थैंक यू आप दोनों का। 3669500, 36,69,500। ये शेयर होल्डर अकाउंट इतने से क्रेडिट हुआ। और आखिरी एंट्री समाप्त फरमाएं। आपने एंट्री बनाई शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 3669500 और पहला क्रेडिट किया शेयर्स इन अफजल लिमिटेड क्रेडिट, और शेयर मिले थे कितने के? 35 लाख रुपए के। और बाकी आपने क्रेडिट कर दिया कैश, और कैश की अमाउंट आपने क्रेडिट में लिखी 69,500। ये कैश कहां से आया सर? आइए जल्दी से पूरी क्लास को वेरीफाई करवाता हूं कि ये कैश कहां से आया। आप कैश कैलकुलेटर में लिखें 2 लाख रुपए आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है। उसके बाद इस 2 लाख रुपए में प्लस कर लें ये वाला कैश जो आपके पास आया था 534,500, 7,34,500 रुपए हो गए। इसमें से माइनस कर दीजिए 5,50,000 रुपए। चले मैं बना के दिखा देता हूँ आपको ऐसे समझाने के लिए। 2 लाख प्लस कर लें, 7,34,000 हो गए। इसमें से माइनस कर दें 5,50,000 जो डिवेंचर के आपने पे किए, 15,000 रुपए लिक्विडेशन के जो आपने पे किए। तो आप देखें आपके पास क्या बचा। 199,500। ठीक है, अच्छा तो ये कैश ज्यादा बच रहा है, कोई मिस्टेक की है हमने? 169,500 मैंने यहाँ लिखने में कोई मिस्टेक की है क्या? वन 169 क्यों नहीं आया मेरा आंसर? ओके, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी 5 इयर्स में, मरियम ये 169,500 तो नहीं आ रहा मेरे पास ये क्यों आ रहा है? मैंने कोई मिस्टेक